आपको पता है एक पाकिस्तानी बच्चा ऑन एवरेज मोबाइल फ़ोन 1 घंटे में कितनी बार टच करता है? 23 मरतबा। अब लोग बोलते हैं कि नहीं जी एआई रिप्लेस नहीं करेगा, एआई उनको रिप्लेस करेगा जिन्होंने एआई नहीं सीखी है, बीएस। आप जाके उसको अपनी तस्वीर दें, अपना प्रोफाइल अपलोड करें, वो 25 पेज की रिपोर्ट बना के आपको देगा। उस रिपोर्ट को जब पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे ज़ीशान भाई ये बातें सिर्फ मुझे पता है और मेरे खुदा को पता है, ये इस रिपोर्ट में कैसे लिखी है। तो फोकस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नस्ल से फोकस गायब हो चुका है। मैं यंग बच्चों को पाकिस्तान में confused.com बोलता हूँ। दो चार चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा और आप देखें अगर इफ़ इट मेक सेंस। और ये शायद बातें आपको कहीं और से सुनने के लिए भी नहीं भी मिले। आप लोगों की जो उम्र होगी इस वक्त क्या होगी? 15 से 18 19 के बीच में, इसी तरह। आप लोगों की नस्ल में और हमारी नस्ल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये फ़र्क शायद किसी और नस्ल में शायद ही आए, अभी तक तो नहीं आया है। हमारी जो नस्ल थी, हम लोग तख्ती खाने से शुरू हुए। पता है तख्ती खाना किसे कहते हैं? अच्छा, तख्ती होती थी लकड़ी की, उसमें मुल्तानी मिट्टी लगाई जाती थी और काने से, उसपे बाँस के काने से उसपे लिखते थे। फिर हम स्लेट और चॉक के ऊपर आए, फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर आए। अब हम एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं। मेरी एजेंटिक एआई की बुक अभी 2 दिन पहले रिलीज़ हुई है। तो जो हमारा चेंज का डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की नस्ल पैदा ही आईपैड के ऊपर हुई। आपने आँखें खोली तो आपको आईपैड और आईफ़ोन तमाम चीज़ें नज़र आईं। हमने बैचलर्स किया था 1998 के अंदर। उस वक़्त दुनिया में जीमेल नहीं था, गूगल नहीं था, फ़ेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐप्स नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। इतनी जो सर्च किया आप चैट जीपीटी ज़माने के लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका आपको फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा इसका वो ये है कि वो चीज़ें जो हमें सीखने के लिए, हासिल करने के लिए साल लगते थे, किताबें ढूँढनी पड़ती थी, शहरों का ट्रैवल करना पड़ता था, वो सारी आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। नुकसान इसका ये है कि आपको गाइड करने वाले बंदे नहीं मिलेंगे। आप जाके माँ-बाप से अगर ये बात करते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। दादा-दादी को तो भूल ही जाइए ना, वो तो स्मार्टफ़ोन के ऊपर ही नहीं आए। तो अब आपके लिए मेंटर तलाश करना सबसे मुश्किल तरीन काम है ज़िंदगी का और मेंटर के बगैर ज़िंदगी आराम से गुज़रती नहीं है। मेंटर जो होता है ना, वो जीपीएस की तरह होता है। आप गाड़ी में आते हैं ना, वो मैप लगाते हैं गूगल मैप्स के ऊपर, तो अगर आप एग्ज़िट मिस कर दें, तो वो क्या करता है? वो गाड़ी रोक देगा, वो आपको गालियाँ देगा, कुछ नहीं करेगा, वो रीड आउट करके बता देगा, बोलेगा ठीक है भैया, गाली रास्ता भूल गए, कोई बात नहीं, ये रास्ता नहीं है, ये एग्ज़िट ले लो, यहाँ से निकल जाओ, ये कर लो। मेंटर का काम ये होता है, ज़िंदगी में जब भी आप उसके पास पहुँचते हैं, वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की डायरेक्शन दे देता है बस। गाड़ी चलाना उसका काम नहीं है। आप बोले सर जी मैं तो 100 मेंटर से मिला, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ। उसका काम सिर्फ़ रास्ता दिखाना है, उसका काम सिर्फ़ ये है। आप बोले जी मैं कराची में हूँ, मुझे इस्लामाबाद जाना है, बोलेगा ठीक है आज इस्लामाबाद की फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई हैं धुंध की वजह से, तो ये तरीका है मोटरवे से इस तरीके से चले जाओ। यहाँ से सक्खर जाओ, सक्खर से मुल्तान जाओ, मुल्तान से कहीं रुके मोटरवे चले जाओ, सेफेस्ट रास्ता ये है। आप बोले सर जी मैं तो मिला था 10 साल हो गए मैं कराची में खड़ा हुआ हूँ, तो मेंटर का कसूर कहीं से भी नहीं है। तो ये बात आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज चला हुआ है, एक चलन है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई बंदा आपको हाथ पकड़ के चलाए। हमारा हाथ ही किसी ने नहीं पकड़ा वरना हम भी आज कहीं होते। वो वाहिद हाथ जो आपका हाथ पकड़ेगा ना, वो आपके शोल्डर पे लगा हुआ है बस, और कोई और हाथ आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। कुछ बता दिया किसी ने, कुछ गाइड कर दिया तो माले गनीमत है, काम आपने खुद करना है। तो पहली चीज़ ये याद रखें कि मेंटर मिलना आपके लिए मुश्किल है और गलती से आपको मिल जाए, तो उसे सिर्फ़ आपको डायरेक्शन देनी है, बाकी काम आपने खुद करना है। तो ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ गई है। हमारी नस्ल में हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमने बायपास की हुई थी, आउटसोर्स की हुई थी पेरेंट्स के ऊपर। आप कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ सवाल आपने पूछना है। सवाल पूछने का सिलसिला जब तक जारी रहेगा, तब तक आप सीखते रहेंगे। जिस दिन आपने सवाल पूछना छोड़ दिया, उस दिन आपकी तालीम रुक जाएगी। तो क्यूरियोसिटी जो है, जो सवाल पूछना है, वो ना करें। वो कितना ही स्टूपिड हो, कितना ही आपको लगे कि लोग क्या बोलेंगे, आपने उसकी परवाह नहीं करनी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 97 में मैं दाखिला हुआ कंप्यूटर साइंस के अंदर, बैचलर्स में। टीचर साहब आए, वो x86 मशीन्स होती थी सीआरटी के साथ, उन्होंने उसको बूट किया, वो नंबर कुछ भागते रहे। एक फ्लॉपी डिस्क से बूट होता था, दूसरी फ्लॉपी डिस्क से प्रोग्राम चलता था। बट उन्होंने बच्चों को बोला इंस्ट्रक्शन लिखो क्लियर, क्लियर से स्क्रीन क्लियर हो जाती थी। तो अब सब क्लास में मैं बैठा रहा, तो कह रहे तुम क्यों नहीं लिख रहे? मैं कहा नहीं, नहीं अभी तो इतनी आगे कहाँ पहुँचे भाई साहब, जो बटन दबाने के बाद जो कारनामा हुआ है सारा वो तो वो कौन समझाएगा? ये नंबर्स आगे पीछे भागे थे, फ्लॉपी डिस्क आपने चेंज की, सब कुछ हुआ, ये बूटिंग प्रोसेस होता क्या है मुझे तो कुछ नहीं पता, ये कंप्यूटर में जान आई कैसे? लेकिन उन सवालों की वजह से सारी क्लास हँसने लगी कि मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे परवाह ही नहीं, हँसते रहे आराम से। उसकी वजह से जो मैंने सीखा, वो पूरी क्लास में किसी को नहीं आता। ठीक है? तो सवाल आपने लाज़मी पूछना है। अब मैं पीएचडी कर रहा था, स्वाम इंटेलिजेंस का कोर्स था, रोनाल्डो मरीज़िस टीचर थे, वो आए, उनका स्वाम इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी चीज़ है और दुनिया से बहुत आगे जाएगी। मैंने पहली क्लास में बोला, मैं कहा सर आपका पता नहीं आप क्या बकवास कर रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वाहियात तरीन फ़ील्ड है, इससे बुरी कोई फ़ील्ड दुनिया में नहीं है। बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं।
तो थोड़े से तब गए, तो उन्होंने कहा ठीक है अब चैलेंज है, हर क्लास में आके मैं पढ़ाऊँगा स्वाम इंटेलिजेंस कैसे दुनिया को फ़ायदा पहुँचाएगी और तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि तुमने बताना है कि कैसे फ़ायदा नहीं होगा। अब उनसे ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ता था, आखिर में जीते वही। मुझे पता था मैंने क्या हरकत की है, लेकिन इस प्रोसेस में जो मेरी सीख हुई, जो लर्निंग हुई, वो किसी भी बच्चे की नहीं हुई। तो सवाल आपने पूछना नहीं रुकना। 2 बातें हो गई, पहली बात कि आपको मेंटर मुश्किल से मिलेंगे, आपने ढूँढने हैं और दूसरी बात उसे सिर्फ़ डायरेक्शन दिखानी है और काम आपने खुद करना है। तीसरी बात सवाल पूछना है। अच्छा, अब मैं आपको 3 लफ्ज़ देता हूँ, ये 3 लफ्ज़ अगर आपकी ज़िंदगी में आ गए, आप खुद भी चाहेंगे ना अपने आप को नाकाम कर लें, आप नाकाम नहीं हो सकते। आप खुद चाहेंगे कि यार मैं अपने आप को तबाह-बर्बाद कर लूँ, आप नहीं कर सकते। आप कामयाब होके रहेंगे। वो शायर कहता है, मैं खुद था अपनी ज़ात के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में था। और अगर ये 3 लफ्ज़ ज़िंदगी से निकल गए, तो रोज़ आके यहाँ पे बिल गेट्स स्पीच करता रहे ना, तो आप कामयाब नहीं हो रहे। तकदीर एक अलग चीज़ है, वो कुछ कर दे तो कर दे, वैसे आप कामयाब होने के चांस खत्म हो जाते हैं। ये 3 लफ्ज़ हैं, डिसिप्लिन, फ़ोकस और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन का मतलब ये है आपने अपने आप को उठाना है, अपने आप को सुलाना है, अपने आप को जगाना है, अपने आप को खिलाना है, अपने आप को पिलाना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने आप को खाने से रोकना है। आपने सुबह 5 बजे उठना है, आप बोले जी मैं 5:30 पे उठूँगा, तहज्जुद पढ़ूँगा, फजर पढ़ूँगा और रात को मैं इशा पढ़ के 7:30 8 बजे सो जाऊँगा। अब घर वाले बोलते हैं यार 11 बजे उठो चलो हम चाहते हैं बस रोड पे खाना खाते हैं। आप बोले आप खाना खा लीजिए, मैं तो डन हो चुका हूँ ना, मेरा हो चुका। आप खा लीजिए, मैं नहीं कर सकता, मैं टाइम आगे-पीछे नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब वर्जिश करते हैं, कब नमाज़ पढ़ते हैं। ये 5 नमाज़ें दिन में ही क्यों? इसीलिए ना पंक्चुएशन ब्रेक्स है ना, ताकि आप रुक जाएँ, ठहर जाएँ। ज़िंदगी सिर्फ़ भागने का नाम नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ़ मैराथन और स्प्रिंट का नाम नहीं है और रुक जाने का नाम भी ज़िंदगी है, वक़्फ़ा लेने का नाम भी ज़िंदगी है, कुछ ना करने का नाम भी ज़िंदगी है। ठीक है? तो डिसिप्लिन आपने अपने आप करना है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर सकते, खाने से नहीं रोक सकते, वर्जिश नहीं करा सकते, उठा नहीं सकते, सुला नहीं सकते, भूल जाइए इस बात को कि आप अपने बच्चों को, घरवालों को, शहर को, मुल्क को, स्कूल को, उम्मत को डिसिप्लिन करेंगे। ये सब खामख़याली है। दूसरी चीज़ फ़ोकस। एक वक़्त में एक काम करें। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप बात करते हुए अब वो रील्स देखने लग गए हैं टिकटॉक के ऊपर, तो आप बात नहीं सुन पाएँगे। इंसान मल्टीटास्किंग के लिए भाई साहब बना ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से हमारे पास बिदअत आ गई है मल्टीटास्किंग की। एक वक़्त में एक काम करें फ़ोकस के साथ। लेज़र में फ़ोकस होता है, वो लोहे के आर-पार हो जाती है। सूरज में फ़ोकस नहीं होता, हम उससे बदन ताप रहे होते हैं। जबकि सूरज का लेज़र से कोई मुकाबला नहीं है जो जो पावर का है। एक वक़्त में एक काम करें, जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ़ पढ़ रहे हैं। आपको पता है एक पाकिस्तानी बच्चा ऑन एवरेज मोबाइल फ़ोन 1 घंटे में कितनी बार टच करता है? 23 मर्तबा। आप काउंट कीजिएगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आया, मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैंने कहा नहीं हो सकता। फिर बाकायदा मैंने जाके ऑब्ज़र्व किया, काउंट किया तो ये होता है। आप कभी व्हाट्सएप चेक करें, कभी कोई नोटिफ़िकेशन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। 23 दफ़े तो आप मोबाइल फ़ोन को देख रहे हैं या टच कर रहे हैं, वो टू-टू बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, तो भैया बात कब सुनोगे, पढ़ोगे कब? तो फ़ोकस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नस्ल से फ़ोकस गायब हो चुका है। मैं यंग बच्चों को पाकिस्तान में confused.com बोलता हूँ। वो हमेशा बेचारे कन्फ्यूज़ है बिकॉज़ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मैं अपने आप बोलता हूँ मैं डिमोटिवेशन स्पीकर हूँ, इसलिए पाकिस्तान मोटिवेशन मसला नहीं है। हर बंदा हर जगह से कुछ सुन के मोटिवेट होकर आ गया है। 10 स्पीकर्स को सुना, 10 जगह पे मोटिवेट हो गया। उसको अमेज़न भी करना है, उसको ईबे भी करना है, उसको ओ लेवल्स भी करना है, उसको क्रिकेट भी खेलनी है, उसको फ़िल्में भी देखनी है। भैया क्या करना है यार? कस्टमाइज़ बच्चा को क्या फैक्ट्री से बनवाना है? तो ये एक चीज़ पे फ़ोकस करें, उसके ऊपर काम कर लें। ये होता है ना वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, ये बहुत मुश्किल होती है, कुछ ना कुछ कमी कहीं न कहीं रह जाती है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा क्रिकेट भी खेलता हो, उसको गेंदबाज़ी भी आती हो, किरत भी वो इमाम सुदेस जैसी करता हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बन जाए, बच्चा फैक्ट्री में बनवा लो यार। ये बहुत माँ-बाप प्रेशर देते हैं, ठीक है? जो आपको चीज़ आती है, आपको मैथ अच्छी आती है, आप मैथ पढ़ें, आपको नहीं पसंद आर्ट्स, ज़िंदगी मुझसे भाई साहब आज तक अकेला नहीं बन सका, 8 में हमेशा 33 नंबर लेके पास हुआ हूँ, वो भी टीचर की मेहरबानी से। नहीं आती तो नहीं आती, खत्म हो गई बात। अब मैं लगा रहा हूँ कि नहीं जी मुझे ड्राइंग करनी है, क्यों करनी है ड्राइंग? तीसरी चीज़ फ़ोकस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, कंसिस्टेंसी। जो काम करें मुस्तकिल मिज़ाजी से पूरी ज़िंदगी करते रहें। ये कोई तरीका नहीं है कि रात को आपको भूख चढ़े तो आप 100 रकत नफ़िल पढ़ लेंगे और बाद में फ़जर पे सो रहे होंगे। 2 रकत पढ़ें, पूरी ज़िंदगी में छुट्टी नहीं चाहिए। अगर आप रोज़ 18 मिनट पढ़ लें, सिर्फ़ 18 मिनट, कोई किताब फ़ील्ड से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस की, टेक्निकल, मैथमेटिक्स की, जो आपको पसंद है, लिटरेचर की, 18 मिनट पढ़ें। आप दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं, 5 साल में आप उसकी टॉप 5 परसेंटेज में आ जाएँगे। आप अभी से 18 मिनट पढ़ना शुरू करें, 5 साल बाद दुनिया आपको सुन रही होगी, यकीन जानिए। हम पढ़ते ही नहीं, हम 3 घंटे का फ़िल्म देख लेते हैं, ड्रामा देख लेते हैं, 5 घंटे का मैच देख लेते हैं, 18 मिनट पढ़ नहीं सकते। की क्या है कंसिस्टेंसी। आपने आज पढ़ना शुरू करना है, 30 साल बाद भी आप पढ़ना है। जिस दिन आपकी शादी हो ना, आपने उस दिन भी पढ़ना है, ये 18 मिनट नहीं छोड़ना है। तो ये 3 लफ्ज़ आपने ज़िंदगी में लेकर आने हैं। थोड़ी-सी ये है कि लैब स्कूल की बात कर लेते हैं। जो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल लर्निंग कहते हैं अमेरिका के अंदर।
अलग-अलग एजेस आई, फिर एजेस पे बात कर लेते हैं। जब एआई जो है कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा पुरानी है, वो 1950 से शुरू हो गई थी। शुरू में जो एआई के पास दिमाग था वो एक सेल्युलर हिसाब से अमेबा के जितना था। बाद में वो चूहे जितना आया। अब चूहा क्या कर सकता है? वो चीज़ ढूँढ लेगा, वो मेज़ में आगे-पीछे चले जाता है, वो देख सकता है, वो सूँघ सकता है, तो परसेप्शन सारी की सारी जो थी वो एआई के अंदर आ गई। फिर वो चिंपैंज़ीज़ के बराबर आया, चैट जीपीटी में उसने बेचलर्स को क्रॉस कर लिया है, ट्यूरिंग टेस्ट क्लियर हो गया है, वो बेचलर्स को क्रॉस कर चुका है। लेकिन एआई को आगे बढ़ने से कौन रोक रही है? कोई भी नहीं रोक रहा। तो बहुत जल्द वो हम सब इंसानों को बायपास कर जाएगा। आप कितना ही तेज़ दौड़ें, आप गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। कितना ही तेज़ स्विमिंग कर लें, आप दोस्त का मुकाबला नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशन में आप एआई का मुकाबला नहीं कर सकते। अब लोग बोलते हैं कि नहीं जी, एआई रिप्लेस नहीं करेगा, एआई उनको रिप्लेस करेगा जिन्होंने एआई नहीं सीखी है, बीएस। बिल्कुल इसी तरीके से कि आपके पास ऑटोमोबाइल्स गाड़ी आ गई और घोड़ों को जाके कोई बोले कि अगर आपने गाड़ी चलाना नहीं सीखा ना तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। वो नहीं सीख सकते, वो दौर गुज़र गया। अब सिर्फ़ एआई है, आपने एआई नेटिव करना है। आप लोग ऐप नेटिव हो। अब जो अगली नस्ल आ रही है, वो एआई नेटिव होगी। आप लोग एआई नेटिव आपको बनना पड़ेगा, हम लोगों को बनना पड़ेगा उसके लिए, वरना बड़ा नुकसान है। जब एआई शुरू-शुरू में आई, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एआई। वो ये बता देता था व्हाट हैपेंड। ये चार्ट्स बनाता था, वो नहीं चार्ट, डैशबोर्डिंग, पावर पॉइंट, यार इतने बच्चों ने दाखिला लिया, इतने फेल हो गए, इतने पास हो गए, इतने की पोज़ीशन आई, सिंपल ये काम। उसके बाद जो एआई आई, वो एआई थी प्रिडिक्टिव एआई, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। लास्ट ईयर हमने 4th ऑफ जुलाई को 1 लाख झंडे बेचे हैं, इस दफ़े 5% ज़्यादा बिकेंगे, 1,05,000 बिकेंगे, खत्म हो गई बात। उसके बाद आई प्रिस्क्रिप्टिव एआई, व्हाट आई नीड टू डू दैट विल यील्ड दैट आउटपुट। प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, यार मुझे ना 1,50,000 झंडे बेचने हैं, अब मैं क्या करूँ? तो एआई आपको गाइड करती है कि ऐसी मार्केटिंग कर लो, ऐसा फ्लायर बना लो, इधर से आउटरीच कर लो। अब आ गई एजेंटिक एआई, उसको आप प्रिंट आउट करने का कुछ नहीं बोलते। अब ये नहीं बोलते 2 + 2 = 5 4 जो भी है, आप प्रिंट कर दें स्क्रीन के ऊपर। आप उसको बोलते हैं मुझे ये टास्क चाहिए, आउटपुट चाहिए। अब एआई खुद ज़िम्मेदार है वो उसको ढूँढ के कैसे लेकर आएगी। आप एक चैट जीपीटी आपने यूज़ किया होगा, जेमिनी यूज़ किया होगा, उसमें अगर आप डीप सर्च करते हैं, वो एक डीप सर्च का जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, अगर आप उसको मैन्युअली करें तो उसको 12 साल चाहिए आपको, जितना वो पढ़कर आता है, जितनी किताबें पढ़कर आता है। आप एक क्वेरी देते हैं चैट जीपीटी को, उस एक क्वेरी में इतनी बिजली फूकती है कि आप आईफ़ोन 6 दफ़े चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत वो डीप काम कर रही है और अभी बढ़ रहा है और तेज़ी से हो रहा है। जैसे-जैसे आगे जाएँगे, मॉडल और ज़्यादा बढ़ेंगे, स्पीड इनकी और ज़्यादा तेज़ होगी, कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी। अब इस एआई से आप लोगों का मुकाबला है। अब आप बताएँ ना, फ्रेश ग्रेजुएट आप होके जाते हैं, अमेरिका में फ्रेश कोई हायर नहीं कर रहा। 1.69 मिलियन लोगों की जॉब चली गई है इस 1 साल के अंदर, और अभी एआई ना झूले से निकली नहीं है, अभी तो बड़ा होना है, इसको जवान होना है। वो बच्चे बर्गर शॉप से काम कर रहे हैं। अब इस एआई के दौर में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप क्या करें? आप कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो आप एआई सीखेंगे। आप उन फ़ील्ड्स को सीखेंगे जिसमें एआई बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल रही। आप उन फ़ील्ड्स को सीखेंगे जिनकी वजह से एआई ग्रो करेगी। ये 3 आपके डायरेक्शंस हैं। मैंने एजेंट एआई के बहुत सारे सेशंस भी कराए, मेरी वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। मेरी कल किताब भी आ गई एजेंट एआई की, वो किताब ज़रूर पढ़ लें। कंज्यूमर हेल्थ बहुत बड़ा शोबा है। अब एआई सारे काम कर रही है तो बंदा क्या कर रहा है? बंदा घर बैठा हुआ है। वो टीवी देख रहा है, वो टीवी देख रहा है तो उसको डिप्रेशन होगी, उसको एंग्ज़ायटी होगी, वो ओबीस होगा। तो हेल्थ जो है, कंज्यूमर हेल्थ, वो तो बहुत ज़्यादा बूम करेगी। तो ये चीज़ें, मेकाट्रॉनिक्स बूम करेगी, डेटा सेंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम होगा। जब कैलिफ़ोर्निया में गोल्ड रश आया ना, तो बहुत से लोग गए, हर बंदा वहाँ पे खोदने की मशीनें लेके ना, ड्रिल्स और फावड़े और बेलचे लेके चला गया। सोना तो 0.01% लोगों को भी नहीं मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा पता है पैसा किसने कमाया? जो बेलचे बेच रहा था। ठीक है? तो एआई आएगी कैसे? एआई के लिए बिजली चाहिए, तो बिजली आएगी तो कोई तो बिजली का सेटअप करेगा ना, वो कौन सेटअप करेगा? डेटा सेंटर्स चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिनको डेटा सेंटर्स ने, जिसने विज़िट भी किया हो ज़िंदगी में, बनाना दूर की बात है, देखा हो एक्चुअल डेटा सेंटर। पाकिस्तान में टियर 4 का एक भी डेटा सेंटर नहीं है। इंडिया में 1600 हैं। आगे की जो जंग होगी ना, वो डेटा सेंटर्स में लड़ी जाएगी, बैटलफील्ड्स में लड़ी जाएगी। जो लास्ट इंडिया से जंग हुई, इंडिया ने हम पे 800 ड्रोन्स मारे, हमने 8 भी नहीं मारे। वही नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी, तो कौन बनाएगा? अब एआई ड्रोन्स में यूज़ हो रही है, एआई वारफेयर में यूज़ हो रही है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, एआई ने कितने फ़लस्तीनियों को शहीद किया। आप जाके देखिए, वो 100% एआई किलिंग थी। ह्यूमन कोई इन्वॉल्व ही उसके अंदर नहीं है। तो आपने अब एआई पढ़ना है, आपने एआई ऑटोमेशन पढ़ना है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप ओ लेवल्स कर रहे हैं, जो जीईडी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो भी फील्ड है उसको पढ़ लें। अगर आपने बायोलॉजी अच्छी पढ़ ली ना, तो आपकी माँग है। फिज़िक्स अच्छी पढ़ ली तो आपकी माँगे, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए। एआई सब पे सब को आपस में मर्ज कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। मटीरियल्स इंजीनियरिंग चाहिए हमें, मेटलर्जी के बंदे हमें चाहिए। तो जो भी पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, लेकिन एक वक़्त में एक काम करें। साथ में अगर आप ये फ़िल्में भी देखते रहे और ये मनहूस ड्रामे भी देखते रहे और टिकटॉक पे भी लगे रहे, तो यकीन कीजिए बाहर में तो वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिल जाएगी ना, उनको तो 1000 2000 उधर गवर्नमेंट घर बैठ के दे देगी, और यहाँ पे वो भी नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे? ये जो पाकिस्तान में क्राइम बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं ना। पाकिस्तान में इस वक़्त 138.4 मिलियन बच्चे हैं जिनको हम यूथ कह सकते हैं, 14 करोड़।
इनको अगर आप नक्शे पे डिस्पर्स करें ना, तो ये तकरीबन 419 बच्चा बनता है पर माइल। इसमें रूरल अर्बन का मैंने भी नहीं निकाला है तज़ाद, ज़ाहिर बात है जितने बच्चे गिलगित में, कराची में उससे बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये कर लें तो कराची जैसे शहर के अंदर 2100 बच्चे हैं पर माइल, 1 मील के ऊपर। अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड और अनट्रेन्ड, तो अब जॉब नहीं है उनके पास, तो बाहर निकल के आपको गोलियाँ नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? मैं 10 साल पहले वीडियो अगर बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि क्राइम बढ़ जाएँगे और क्राइम बढ़ गए। ज़िंदा तो रहना है ना उसको। तो आपने क्या करना है? आपने क्राइम नहीं करने, तो आपने पढ़ना है। पढ़ने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं ना, फिर जॉब का मसला नहीं है। देखिए, हम लोग थोड़े से अमीर होते हैं तो क्या करते हैं? एक ड्राइवर रख लेते हैं, एक माली रख लेते हैं, एक खानसामा रख लेते हैं, सारा करते हैं। पाकिस्तान में यूथ कितनी है हमारे पास? 14 करोड़। दुनिया की आबादी क्या है? 8 अरब। आपको लगता है 8 अरब इन 14 करोड़ को हायर कर सकती है? बहुत आराम से कर सकती है। लेकिन हमने माली नहीं बनना, ड्राइवर नहीं बनना, जो मिडल ईस्ट में करते हुए आए पिछले 75 साल से। हमने जाके उनको एआई डेवलपर बनना है, हमने जाके उनके पास मैथमेटिशियन बनना है, हमने जाके कुछ और काम करना है। क्लिनिकल साइकोलॉजी बेस्ट फील्ड है। ये सारे के सारे जो मरीज़ बन जाएँगे और जो बन रहे हैं, उनसे बातचीत कौन करेगा? अब कल मैंने पहला सेशन किया, थक गए हो ना मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेरा टॉपिक ही नहीं है और वो हाउसफुल था। इतनी ज़्यादा नीड है इस चीज़ की, इस पे आप लोगों ने काम करना है। अब आपका कोई पर्टिकुलर सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ करना चाह रहे होते हैं इन अ वे कि वो ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं अपने आप को डिसिप्लिन करना चाह रहा हूँ, मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी लाना चाह रहा हूँ, वो तीनों चीज़ें जो आपने अभी बताई, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते। दे वांट लेट गो ऑफ देयर सेल फोन, दे वांट स्टडी एज मच एज दे कैन, लेकिन वो ये रहा होता है कि वो कह रहे हैं यार सर हो नहीं पा रहा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एडवाइज़र ही हूँ, तो बच्चे कभी कभार इस किस्म के क्वेश्चन लेकर आ रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि इवन दो यू हैव एक्सप्लेन इन अ वेरी वेरी गुड वे, लेकिन आपने कहा एक वर्ड जो आपने यूज़ किया एआई नेटिव, मतलब आप एक बच्चे के अंदर या किसी जवान के अंदर ऐसा क्या देखेंगे जिससे आप ये कहें कि हाँ ये बंदा एआई नेटिव है? पहला जो करना चाह रहा है, हो नहीं पा रहा, उसकी 3 बातें मैं आपको बताता हूँ, उस पे अमल कर लेगा तो ये हो जाएगा। पहली चीज़ ये कि उसको अल्लाह से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाद में ये आएगी कर रहे हैं और बाद में बोलेंगे मौलवी साहब पता नहीं क्या बोल रहे हो, तो मौलवी साहब भी नहीं हूँ। मेरे पास इस्लामी की कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास 6 मास्टर्स हैं और एक पीएचडी है, सब कंप्यूटर साइंस के अंदर है। अच्छा, वक़्त जो है ना, टाइम, हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है ना, कैमरे का एक पर्पज़ है, लाइट का एक पर्पज़ है, प्लेट का एक पर्पज़ है। वक़्त का पर्पज़ है मौत देना, फना करना। जिसके आपने वक़्त अटैच कर दिया, तो उसकी एक्सपायरी डेट आएगी, वो मरेगा। आपकी उम्र होगी ना 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये अगर काउंटिंग ही नहीं हो रही हो, टाइम स्पेस से आज़ाद हो, तो मौत कहाँ से आएगी? तो वक़्त का काम है फना देना। वक़्त 3 डायमेंशन है, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसकी डेप्थ है। वक़्त की जो लेंथ है ना, वो हम काउंट करते हैं महीनों के अंदर, सालों के अंदर, डेज़, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। वक़्त की जो विड्थ है ना, वो हम काउंट करते हैं घंटों, आवर्स, मिनटों के अंदर। मिनट हो गए, घंटे, आवर्स हो गए। वक़्त की जो डेप्थ है, वो आती है बरकत से। अब बरकत इज़ समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस बट यू कैन नेवर एक्सप्लेन। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने आम खाया है? खाया है। आपको ज़ायका पता है? पता है। अब फ़र्ज़ कर लें मैंने ज़िंदगी में आम नहीं खाया, मुझे समझाएँ आम कैसा होता है? मीठा होता है, चीनी जैसा? नहीं। खट्टा होता है, इमली जैसा? नहीं। आपको पता है, आप आँख बंद करके 1000 फलों में आम का ज़ायका पहचान सकते हैं, उसके बावजूद आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बरकत के साथ यही होता है। फिर हम बोलते हैं इमाम गज़ाली ने 500 किताबें ज़िंदगी में लिख ली, हम लोग पढ़ नहीं सकते। उस वक़्त टाइपराइटर नहीं था, एमएस वर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। जब आप ज़िक्र करेंगे अल्लाह का, आप 15 मिनट करें, घंटा करें, नेकी अल्लाह बढ़ा देता है ना। आप एक नेकी करते हैं, आपको 10 वापस मिलती है। आप 1 घंटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देंगे, आपको 10 घंटे ज़िंदगी में वापस मिल जाएँगे। आप बोलेंगे यार इस बंदे के पास सारे काम हो जाते हैं, ये किताब भी पढ़ लेता है, काम भी कर लेता है, हमसे कुछ नहीं हो पाता, उसके पास बरकत है, आपके पास बरकत नहीं है। बरकत को अटेन करने का जो तरीका है फास्टेस्ट, वो ज़िक्र है और वो सुन्नत दुआएँ, जो अल्लाह के नबी से माँगी वो दुआएँ माँग लें। उन्होंने कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं। छोटी-सी किताब है मुल्ला अली कारी की, हिज़्बुल आज़म। उन्होंने तमाम दुआएँ जो कुरान और हदीस में आई हैं उसमें लिख दी हैं और बता दिया आसानी के लिए, हफ्ते को ये पढ़ लो, इतवार को ये पढ़ लो, पीर को ये पढ़ लो। बंदा वो पढ़ता रहे आराम से, मसला खत्म। पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने ज़हन को पाक रखना है। मैं अमूमन बोलता हूँ हमारी जवानी पाक गुज़र गई, उसमें मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, वो आपको प्लेट दे और प्लेट में कोई कचरा लगा हुआ हो, तो उसमें आप खाना डालेंगे? भले कितना ही थर्ड क्लास रेस्टोरेंट ना हो, ढाबे पे चले जाएँ, तो आप क्या बोलेंगे उसको? भैया प्लेट लाके दे, और कुछ नहीं होगा तो टिश्यू लेके उस प्लेट को साफ करेंगे, पानी डालेंगे, ऐसे ही करेंगे ना? इल्म की ओनरशिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। जब दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ हो तो इल्म नहीं आता। ठीक है? जब दिमाग में फ़िल्में, गाने, सारे डांस भरे हुए होंगे, तो आएगा बेचारा किधर से? जिसका ख़्याल रखना पड़ता है। अच्छा, हो नहीं पा रहा तो उसमें तो ये कि अपने अल्लाह से कनेक्ट करना है। दूसरी चीज़ में ये करनी है कि हमारे माँ-बाप को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, माँ-बाप को पहले एआई नेटिव बनना पड़ेगा या डिस्ट्रैक्शंस निकालनी पड़ेगी।
बच्चे जो है ना वो अपनी आंखों से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते। अम्मी अब्बू बोले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अम्मी अब्बू खुद तो नहीं पढ़ते तो आप क्यों पढ़ेंगे? आप बोलते रहे आपको टीवी नहीं देखो, टीवी नहीं देखो, घर में 24/7 टीवी चल रहा है भाई साहब, वो जियो न्यूज़ जान ही नहीं छोड़ रहा, तो अब आप टीवी बंद कैसे करोगे? तो आपको माहौल बनाना पड़ेगा, आपको बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को गाइड करना पड़ेगा। कल बच्चा मेरे पास कोई आए बोले डिस्ट्रैक्शन है, मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, तो बच्चे को मैं घर भेज के उसके पेरेंट्स को बुलाऊंगा, बोलूंगा आप क्या कर रहे हो कि इसको इतनी डिस्ट्रैक्शन हुई है, इसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारियां नहीं है ना, इस वक्त इसकी बीवी बच्चे नहीं है, ये फैक्ट्री पे नहीं जा रहा, ये काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद डिस्ट्रैक्टेड, तो घर में अपने एनवायरमेंट ऐसा नहीं दिया हुआ। मेरे पास अमेरिका में घर में टीवी नहीं है, 6 बेटे माशाल्लाह से, कोई टीवी नहीं है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई दुनिया मिस नहीं हो जाती भैया। जब टीवी नहीं था दुनिया में तो भी लोग ज़िंदा थे या नहीं थे? जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तब भी लोग ज़िंदा थे या नहीं थे? तकी उस्मानी साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कुछ हफ़्ते पहले कि उस शख़्स के तकवा की गारंटी नहीं दी जा सकती जो स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल कर रहा हो। कुछ ना कुछ तो उसमें आ ही जाता है। तो दूसरी जो बात आपने करनी है वो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है घर से। 2 बात हो गई। और तीसरी बात ये करे कि वो अपने टाइम का हिसाब बना ले, सिंपल सा। सुबह उठ के टाइम टेबल बना ले कि यार 5 बजे उठना है, 6 बजे सो जाना है शाम को, ये 12-13 घंटे मेरे पास है, इसमें मुझे क्या करना है? कोई टाइम को अकाउंटेबिलिटी करे ना। द थिंग दैट यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट इम्प्रूव पीरियड। जिस चीज़ को आप मवा नाप तोल ही नहीं कर सकते, तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? जिसको क्वालिटी चेक कर ही नहीं सकते तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? अभी मुझे उस टाइम स्कूल वाले बता रहे थे हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम, ये काम किया। तो मैं सवाल पूछने वाला था कि मैंने कहा ठीक है आप सारे काम कर रहे हैं, इस काम का स्टैंडर्ड क्या है? चेक कौन कर रहा है? आपको बता कौन रहा है कि जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है? काम तो करो, काम 100 करो, 200 करो, 1000 करो। लेकिन वो गलत सिम्त में या वो सही नहीं हो रहे तो बताने वाला कौन है? तो चेक तो होना चाहिए ना। तो स्पीड डज़न्ट मैटर इफ यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। एक्चुअली उल्टा नुकसान पहुँचाती है। उससे बहुत अच्छा बंदा खड़ा हो जाए, एक जगह पे रुक के, ताकि गलत जगह पे तो ना जाए ना कम से कम। तो अपने दिन की अकाउंटेबिलिटी कर लीजिए, कौन-सा टाइम कहाँ गुज़र रहा है, किस तरीके से गुज़र रहा है, तो उससे आपका ये डिस्ट्रैक्शन का मसला हो जाएगा। ये पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा एआई नेटिव। एआई नेटिव के लिए हमें एआई से दोस्ती करनी है। हम एआई को यूज़ करते हैं एक मैजिक टूल के तौर के ऊपर कि हम सवाल पूछेंगे जवाब दे देगा। उससे एआई से आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपका ड्राइवर है, आपका कोई माली है, आपका कोई एम्प्लॉयी है, आप बोलते हो बाहर से जाओ पालक लेकर आओ। वो गाजर लेके आएगा, तो आप क्या करोगे, रख लोगे? नहीं। क्या करोगे उस गाजर का? सर पे मारोगे उसके। बोलेंगे भैया पालक मंगवाई देखी नहीं क्या ज़िंदगी में? हो सकता है उसने ना देखी हो। बोलेगा मुझे नहीं पता पालक किसे कहते हैं, पालक और मेथी में फ़र्क नहीं पता, तो आप क्या करोगे? आप गूगल से तस्वीर निकाल के दिखाओगे देखो यार ये पालक है, ये लेकर आओ। इस तरीके से नज़र आती है, इतने रुपए की मिलती है। वो फिर जाए वापस आ जाए और बोले मुझे पालक तो मिल गई है लेकिन मैं 1000 रुपए किलो लेकर आया हूँ। अब आप क्या करेंगे? आपसे गोली मार देंगे। आप बोलेंगे भाई 1000 रुपए किलो पालक कौन-सी होती है? 200 ढाई सौ रुपए की होती है, 150 की होती है, वापस जाओ। जब तक वो आपका काम नहीं करेगा, आप क्या करेंगे? आप उसे भेजते रहेंगे वापस, बैक एंड फ़ोर्थ। यही काम आपने चैट जीपीटी के साथ करना है। चैट जीपीटी को एज़ अ कोलीग, एज़ एन एम्प्लॉयी यूज़ करें। आपने क्वेरी पूछी, जवाब आया, तो ये थोड़ी कि जवाब आया कॉपी पेस्ट मार दिया। वो तो पागल है, हैलुसिनेट कर रहा है। उसने वो रिसर्च आपको कोट कर दी है, वो प्रोफ़ेसर कोट कर दिए, ज़िंदगी में दुनिया में एक्ज़िस्ट ही नहीं करते। तो आप सोचो भाई साहब मेरी बात गलत समझ रहे हो, क्या लेकर आ रहे हो, क्या कचरा दे रहे हो? ये आप उससे शेर पूछ लें भी जाके कि मुझे शेर सुनाओ अच्छा-सा, वो फेस का शेर दें, बोले चाचा गालिब का है? बोलेगा हाँ, बहुत बेहतरीन गालिब का शेर है। वो गालिब का शेर है ही नहीं सिरे से। तो वो भी अपनी जान छुड़ाता है वो, क्योंकि वो उसका जो डिपेंड करता है, अभी कुछ अर्से पहले तक अभी उन्होंने चेंज किया है। आप चैट जीपीटी साहब के पूछें कि प्लीज़ शो मी अ क्लॉक शोइंग टाइम एज़ 6:20। आप दुनिया का कोई टाइम बताएँ वो आपको क्लॉक शो करता था 10:10। तो दुनिया भर में अगर आप गूगल पे आके क्लॉक लिखते हैं, तो जितने आपको इमेजेस मिलेंगे वो 10:10 के मिलेंगे, वो उठा के आपको छाप देता है। इसको हैलुसिनेशन कहते हैं। वो उसको पता नहीं, वो बेस करता है डेटा के ऊपर ना। तो दुनिया में हमारे पास तो लोग गलत नाम कर दे, दुनिया में किसी भी बंदे ने अगर वो शेर गालिब के नाम से लिखा होगा, चैट जीपीटी से वहाँ से पढ़ के बताएगा ये गालिब का शेर है, वो गालिब का शेर है ही नहीं। तो आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। जितना आप ज़्यादा उससे बात करेंगे, उतना आपके लिए ट्रेंड हो जाएगा। तो आप सबके पास अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए चैट जीपीटी का। किसी और का यूज़ करेंगे तो उसकी हिस्ट्री यूज़ कर रहा है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका अपना ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो आपके हिसाब से आपको गाइड कर सके। हमने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं, अगर आप यूज़ करें आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कूपन कोड भेज दूँगा। एक स्किल्ड स्कोर है, उसपे आप सीवी अपलोड कर दें, वो आपको बता देता है दुनिया में आपकी इस वक़्त औकात क्या है। सीधी-सी बात, 0 से 100 के बीच में आपको क्या आता है, दुनिया में कोई आपको जॉब देगा भी नहीं देगा, दुनिया के कौन से मुल्क में आपको कितने की जॉब मिलेगी और कोर्स बता दें आगे आपने क्या पढ़ना है। पूरा करियर पाथ एक क्लिक के ऊपर। दूसरा है वीज़ा ब्रिज, उसपे आप अपनी प्रोफ़ाइल अपलोड करें, वो आपको बताता है दुनिया के 200 मुल्कों में से कौन-सा मुल्क आपको वीज़ा देगा और कौन से मुल्क आपको रिजेक्ट कर देंगे, कौन से मुल्कों की आपको मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है, एक क्लिक के ऊपर। लेकिन जो टूल मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, उसका नाम है पर्सनैलिटी इनसाइट्स, personality.zishanosmani.com। आप जाके उसको अपनी तस्वीर दें, अपना प्रोफ़ाइल अपलोड करें, वो 25 पेज की रिपोर्ट बना के आपको देगा। हमें तकरीबन 1.5 साल लगा इस टूल को बनाने में। उस रिपोर्ट को जब पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे ज़ीशान भाई ये बातें सिर्फ़ मुझे पता है और मेरे खुदा को पता है, ये इस रिपोर्ट में कैसे लिखी हुई हैं।
एग्जैक्टली आपके बारे में, वो आपको कोहोर्ट एनालिसिस करेगा। आप 19 साल के हैं, कराची में कितने 19 साल के बच्चे हैं जो ऐसे स्कूल में जाते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना। हर बंदे का अलग मिजाज होता है। ये 4 मिजाज हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। उसके हिसाब से पूरी ज़िंदगी चलता है। वो कुछ कर ले, वो मिजाज उसका चेंज नहीं होता। अब आपका मिजाज है आग, मिसाल के तौर पे, बच्चों का मिजाज है हवा, तो आपकी लड़ाई तो होनी क्लास में, और क्या होना है। और जब आप उनकी शक्ल देखेंगे आप भड़क जाएँगे। तो अब इसे पता हो तो हम मेंटेन कर, पता ही ना तो हम क्या करेंगे, ठीक है? तो वो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। कलर के मैं लगा वो खत लिखता हूँ। हाँ। तो मुझे पूछना ये था कि आप वो खत भेजते कहाँ हैं, मतलब सेंड कहाँ करते हो? अल्लाह से इनको खत लिख के कुछ ना करें, दराज में रख लें। मैं क्या करता हूँ, कुरान शरीफ के बीच में रख लेता हूँ। जब हरम में आता हूँ तो वहाँ किसी ना किसी जगह पे छोड़कर आ जाता हूँ। कुछ ना करें। उसको तो फिज़िकल नहीं चाहिए ना, वो तो पढ़ रहा है ना। असल तो चीज़ ये होती है कैथार्सिस ना। आप जब लिखते हैं ना, तो मुझे सुकून मिलता है लिखने से, किसी को बोलने से मिलता है, मुझे लिखने से मिलता है। तो आपका कैथार्सिस आप लिख के रख लीजिए उसको, उसका फ़ायदा बड़ा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी परेशानियाँ होती हैं उसमें लिख देता हूँ कि अल्लाह मियाँ ये नहीं है, अल्लाह से ये नहीं है, अल्लाह से ये नहीं है। अब उस खत को निकाल के मैं पढ़ता हूँ 10 साल बाद, और अपने आप पे रोना आता है कि मैं किस चीज़ के लिए परेशान था। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एक छोटा बच्चा हो ना, वो 4-5 साल का, उसका आप कोई पसंदीदा खिलौना छीन लें, कोई बैट, कोई बॉल, कोई तकिया, कोई चीज़ जो पसंद है उसको छीन लें, आप देखें वो कैसे रोना डालेगा। वो लेट जाएगा, वो चीखें मारेगा, वो सब कुछ करेगा, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें। अब ये वीडियो चलाएँ उसकी उसकी शादी के ऊपर, तो आपको पता है वो कितना एम्बैरेस होगा, ठीक है? उसकी जवानी में जब वो पैसे कमा रहा चलाएँ तो कितना एम्बैरेस होगा कि यार इसके लिए रो रहा था। एग्ज़ैक्टली भैया यही काम हमारे साथ होगा कब्र के अंदर। हम कब्र में जाएँगे और जब ज़िंदगी फ़िल्म चलेगी ना, तो मुझे अच्छा इसके लिए रो रहा था, ये चीज़ों के लिए थी, क्या मसला था? इसके लिए तो नहीं रो सकता था, सॉरी। तो तो लिखने का फ़ायदा ये होता है, जब आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, हो सकता है 1 साल बाद, वो अगर खत निकाल के देखेंगे ना, तो आपको खुद होगा यार मेरा दिमाग ख़राब था, मैं किस चीज़ के लिए रो रहा था, क्या माँग रहा था? माँगना ही था तो कुछ था माँग रहा था। और जब वो सारी चीज़ें आपको अचीव होती हुई नज़र आएँगी या आधी भी उससे हो जाएँगी, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। सक्सेस से बड़ी मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। किसी को आके बताना नहीं पड़ता, जब सक्सेस आ रही होती है ना, हमारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी पैसा नज़र आ रहा हो ना, वहाँ पे किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता। आपको खाने के लिए मोटिवेशन चाहिए कोई? मैं आपको बोलूँ चलो बाहर जाते हैं बारबेक्यू टुनाइट के ऊपर, कोई मोटिवेशन चाहिए आपको? नींद भी होगी तो छोड़ के निकल जाएँगे बोले कि चलो। फ़िल्म देखने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है? नहीं, ड्रामा देखने के लिए, क्रिकेट का मैच देखने के लिए, दोस्तों से गपशप लगाने के लिए। तो ये क्या मुसीबत पड़ गई कि नमाज़ के लिए बोलते हैं हमें मोटिवेशन नहीं मिलती। हम उठ नहीं सकते, मोटिवेशन नहीं है, पढ़ नहीं सकते, मोटिवेशन नहीं है। जो चीज़ दिल से करीब होगी ना, उसके लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी। ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन जो है वो बनता जा रहा है कि बच्चे इस वजह से भी नहीं फोकस करें कि भाई अब तो आगे एआई जो है वो हमें यूज़ करनी है, तो हमें ये चीज़ ना सीखनी है ना पढ़नी है, और बस हम तो एआई से करवा लेंगे। तो क्या ये सही है या जो है वो नहीं सही? अमेरिका में अब हम जब इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हैं, तो हमसे पहला सवाल ये होता है कि आपने पीएचडी चैट जीपीटी से पहले किया था या बाद में? और जब हम बोलते हैं हमने पहले किया था, तो यकीन करें हमारी वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती है। बाद वालों को हायर ही नहीं कर रहे, इसी चक्कर में। इसमें देखिए दोनों चीज़ें सही हैं। आप गाड़ी रोज़ इस्तेमाल करते हैं, आप ऑफ़िस गाड़ी चलाकर आए होंगे। अब गाड़ी चलती कैसे शायद आपको ना पता हो। कंबस्शन इंजन कैसे काम करता है आपको नहीं पता हो। आपको पता है कि भाई चाबी लगानी है, बटन दबाना है और ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर खुद लगा ली कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। बहुत से में से लोग होते हैं, उनको मैनुअल गाड़ी चलाना नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मुझे ऑटोमेटिक आती है, ठीक है? तो अब मुझे मालूम करना ज़रूरी नहीं है। मैं जहाज़ में बैठ के सफ़र करता हूँ, यहाँ से इस्लामाबाद जाऊँगा, तो क्या जहाज़ चल कैसे रहा है मुझे मालूम होना चाहिए? नहीं। स्पेसशिप में जो लोग स्पेस के ऊपर जा रहे हैं, क्या उनको एक-एक पुर्ज़े का पता होता है? नहीं। जो कंप्यूटर आप चला रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन आप चला रहे हैं, क्या उसकी पूरी इंटरनल वर्किंग आपको पता है? नहीं, आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा से बात अलग-अलग है। आप बोलते हैं आगे जाके मुझे अपना चैटजीपीटी बनाना है, मुझे मुल्क के लिए चैटजीपीटी बनाना है, मुझे अपना एलएलएम मॉडल ट्रेन करना है, मुझे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में बनाना है, तो आपको मालूम होना लाज़मी है, उसके बगैर तो आपका गुज़ारा नहीं है। लेकिन आपको बात ही नहीं है, आपको तो डॉक्टर बनना है, आपको आपको मटीरियल साइंटिस्ट बनना है, आपको कुछ और बनना है, आपने यूज़ करना है कर लें। लेकिन यूज़ करने के भी तरीके हैं ना, गाड़ी भी कहीं से चलाना सीखते हैं, कहीं से आपको लाइसेंस मिलता है, सब कुछ होता है। तो यूज़ करने के भी तरीके हैं, एक बंदा बिल्कुल बिगिनर लेवल पे यूज़ करता है और एक एक्सपर्ट लेवल पे यूज़ करता है। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, वो दुनिया का हर काम एक्सेल में कर लेता है। वो कह रहा है मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए नहीं, ना मुझे क्विक बुक्स चाहिए, ना कुछ चाहिए, दुनिया का काम बताओ, अकाउंटिंग का मैं एक्सेल में कर लूँगा। वो एक्सेल में इतना माहिर है कि क्विक बुक वाला वो काम नहीं कर सकता, जो एक्सेल में कर लेता है। तो डिपेंड करता है कि आपको आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो किस लेवल के ऊपर है। मेरे लिए पाइथन का स्क्रिप्ट लिख के रिज़ल्ट लाना ज़्यादा आसान है, बजाए इसके मैं चैट जीपीटी को ट्रेन करता रहूँ घंटे भर बैठा हुआ। तो हर बंदे का एक्सपर्ट लेवल अलग-अलग होता है।